नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद दीपक में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों की परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं और ये भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानना कि आपके जितने भी नंबर, जितना भी मेहनत आप सेकंड सेमेस्टर में करेंगे, जितना भी मार्क्स लेकर आएंगे, वही मार्क्स आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिलने वाले हैं। तो आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करें और बहुत अच्छे से अच्छा नंबर लेकर आएँ, क्योंकि फ्यूचर में इसके जो मार्क्स होते हैं, इसका जो परसेंटेज होता है, वो आपकी मेरिट बनाता है। तो इसलिए मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़ें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो फसलों से एक आध क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, चाहे जो पूछे हो, चाहे वो हल से रिलेटेड पूछ ले या कोई हल का चित्र बनाने के लिए दे दे, या किसी फसल से रिलेटेड पूछ ले, या रबी खरीफ जायद इन फसलों का नाम दे दे, उसमें से अलग करने के लिए पूछ ले कौन सी रबी की फसल है, कौन सी जायद की फसल है। तो इसमें से एक आध क्वेश्चन ज़रूर आता है दोस्तों। तो इसका आंसर है प्रमुख खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज, दालें। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रमुख दोष क्या है? तो हर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कहीं किसी चीज़ की बहुत अच्छाई होती है तो उसकी दूसरी तरफ कहीं ना कोई बुराई भी होती है। तो उसी हिसाब से ये हरित क्रांति जो है, ये कुछ फसलों तक ही सीमित है। अगला प्रश्न है, मुद्रा का अर्थ क्या है? तो मुद्रा का अर्थ है दोस्तों, मुद्रा वह सब वस्तुएं शामिल होती हैं, मुद्रा में वह सब वस्तुएं शामिल होती हैं जो किसी भी समय एवं संस्थान पर बिना संदेह और बिना किसी जांच के अन्य वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और व्यापारिक दायित्वों को चुकाने के साधन के रूप में प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है, चेक क्या है? आप सभी लोगों के बीच में कभी कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आता ही है। चेक क्या है? चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है। शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है, मतलब बिना साइन के आप कैश नहीं करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, चेक कितने प्रकार के होते हैं? ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। चेक 3 प्रकार के होते हैं, धारक चेक, आदेशानुसार चेक और रेखांकित चेक। अगला प्रश्न है, बैंक ड्राफ्ट क्या है? आप लोगों ने ज़रूर बनवाया होगा बैंक ड्राफ्ट, जिसको आप डीडी बोलते हैं। बैंक ड्राफ्ट यानी डिमांड ड्राफ्ट सभी लोगों ने बनवाया होगा जब आप लोगों ने डीएलएड में एडमिशन लिया होगा। आगे भी भगवान करे आप लोगों को बनवाना पड़े। जब आपकी नियुक्ति होगी, नियुक्ति होने की प्रक्रिया शुरू होगी, काउंसलिंग होगी, तब भी आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ता है। तो और कई सारी चीज़ों में डिमांड ड्राफ्ट, हार्ड कैश नहीं लेते हैं, डिमांड ड्राफ्ट लेते हैं। तो बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट आज्ञा पत्र होता है जिसको लिखने वाला बैंक अपनी अन्य शाखा को आदेश देता है कि उसमें लिखित धनराशि का उसमें लिखित व्यक्ति शाखा संस्था को मांगने पर भुगतान कर दे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें। अगला प्रश्न है, प्रतिज्ञा पत्र क्या है? प्रतिज्ञा पत्र एक महत्वपूर्ण साख पत्र है। प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित प्रतिज्ञा होता है। अगला प्रश्न है, हुंडी क्या है? पहले के ज़माने में हुंडी आता था दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान से देखें। भारतीय भाषा में लिखा गया साख पत्र ही हुंडी है, जिसमें लिखने वाला किसी निश्चित व्यक्ति को आश्वासन देता है कि वह उसमें लिखित धनराशि का भुगतान स्वयं को या उसमें लिखित व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार धारक को दे दे। इस पर मूल्यानुसार टिकट लगाया जाता है। अब तो हुंडी वाला काम थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो पहले के ज़माने में हुंडी आया करता था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम, अब आ गए आप लोग हिस्ट्री में। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकुबाद। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकुबाद। अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए? उसने क्या किया? उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने के लिए भेजा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? तो इसका वास्तविक लक्ष्य क्या था? सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। जो उस समय के सुल्तान हुआ करते थे, वो क्या समझते थे? अपने आप को भगवान समझते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्तनत काल में तूतीय हिंद, ये बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तूतीय हिंद, भारत का तोता की उपाधि किसको दी गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर अच्छे से याद रख के जाइएगा,
तूतीय हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समय सरसूबदार किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के समय सरसूबादार किसी क्षेत्र विशेष के सेनापति प्रतिनिधि को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप लोग, ये जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देख कर जाइएगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, 21A में क्या जोड़ा गया था? ये आपके टेट में भी पूछा जा सकता है, सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है, BTC में तो आता ही आता है। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 21 86 में ये भी पूछ लेता है कि 21A जो है वो किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो ये 86वें संशोधन में जोड़ा गया था। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के 86वें संशोधन में ये अनुच्छेद 21 जोड़ा गया था। और इसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। इसमें क्वेश्चन 2-3 तरह से घुमा करके पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची किसे कहते हैं? तो समवर्ती सूची वह होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची क्या होता है? जिसमें केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं। ये किस अनुसूची में रखा गया है? सूचियाँ किस अनुसूची में है? किस अनुसूचियाँ लगभग 11 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो ये 7वीं अनुसूची में रखा गया है। लगभग समवर्ती सूची को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। FIR का पूरा नाम, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, शैल कितने प्रकार के होते हैं? आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल। सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं? पछुआ पवन। अगला प्रश्न है, अमेजन तथा जायरे घाटी के लोग के मुख्य व्यवसाय क्या थे? तो मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग एवं पशुपालन। पहले मुख्यतः जो पहले के लोग थे, इन लोगों का मेन व्यवसाय यही था, पशुपालन था, दुग्ध उद्योग था और मत्स्य पालन था। अगला प्रश्न है, आग्नेय शैल के उदाहरण बताइए। आग्नेय शैल, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अगला प्रश्न है, पैंजिया किसे कहते हैं? 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों, पैंजिया, और जब भूस्खलन हुआ था तो पैंजिया और पैंथलासा 2 चीज़ें दो भागों में बटा हुआ था। तो पैंजिया क्या है? भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसे पैंजिया कहते हैं। भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित, जब पृथ्वी का विखंडन हुआ था, पृथ्वी 2 भागों में विभक्त हुई थी, पैंजिया और पैंथलासा। ये पैंजिया भूस्खलन के कारण जो विखंडित निर्मित होता है उसे पैंजिया कहते हैं। प्रथम तथा द्वितीय बौद्ध सभाएं किनके शासनकाल में आयोजित की गई? तो ये किनके शासनकाल में? ये बौद्ध महासंगीतियाँ। इसमें से एक आध क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसलिए ज़रूर देख लीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगीत जो है 483 ईसा पूर्व, सप्तपर्णी गुफा, किस जगह था? सप्तपर्णी गुफा थी। शासक कौन था? अज्ञात शत्रु हर्षवंश। द्वितीय बौद्ध संगीत क्या थी? 383 ईसा पूर्व, वैशाली विदर्भ में, कालाशोक। और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो किसने जारी किए थे? इंडो यूनानी ने। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को अगर सुपर टेट और टेट की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। हम आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।